हम सारे इस मुल्क की शहरी, नोबॉडी इज स्पेशल। जिस तरह एक बूट पॉलिश करता है वो भी वैसे ही शहरी है जिस तरह विश्वास शहरी। एक छापरी लगाता है वो भी इसी तरह का शहरी है जिस तरह हम सब यहाँ बैठे हैं। वो एक होका चलाता है वो भी इसी किस्म का शहरी है। हमें कोई स्पेशल नहीं है, हमें कोई बड़ा या छोटा नहीं है, हमें इस फलसफे को समझ नहीं सकते। हमारे दीन में भी ये बात है और अमली जिंदगी में भी। अगर आप उन ममालिक को देखें जहाँ पे कि वो हमारे दीन पे नहीं चलते, उनकी भी तरजीहात यही है, वो हमसे सीखे हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक महफिल में मस्जिद में उठ के एक कॉमन आदमी पूछता है कि बताओ ना ये कपड़ा ज्यादा किस तरह है, तो क्या हम वही मखलूक हैं? क्या हम वही आम मुसलमान हैं? इस मुल्क का हशर कर दिया गया। मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं हकायक बता रहा। हमारे मुल्क का हशर कर दिया गया। हमारा कोई अस्पताल ठीक नहीं, हमारा तालीमी निज़ाम ठीक नहीं। और आज से नहीं, सन 1947 से लोगों को तकसीम करने की चालें चली गई, लोगों को डिवाइड किया गया, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ सफारात कर दिया गया, बरादरियों की बातें की गई, मिसालत को आपस में लड़ाया गया, मामलात मुल्क के खिलाफ किए गए, डिसयूनिटी पैदा की गई और हाकमियत की गई। हमारे दफातर लोगों को गरीब करने की मशीनें हैं। जिसके पास कुछ नहीं है वो इंसान ही नहीं है, और जिसके पास कुछ है तो वो बरस पे। मैं भाइयों, जब मल्टी डायमेंशनल की बात करेंगे हम सोसाइटी में, तो हम इन बातों को भूल नहीं सकते। दे आर रिलेटेड विद एक्चुअल लाइफ ऑफ अ सिटी, इनको हम नहीं भूल सकते। और ये रियलिटी है, हर चीज से ऊपर ये चीज है कि हमारे हकूक है, हम शहरी हैं, हम बाइज्जत है इतनी कि जितना एक प्राइम मिनिस्टर है, जितना एक डिप्टी कमिश्नर है, जितना एक गवर्नर है, जितना एक एमएलए है, जितना एक एमपी है। ये कब करेंगे? कब करेंगे? हम तो बोलते हैं, हम तो डरते हैं, हम तो उनके, हमारा तो वही काम नहीं रहा कि दरखास्तें लेके इनके पीछे पीछे फिरते रहे। चीफ गेस्ट आज के इतना अर्ली बुलाने की वजह यह है कि उनकी एक कमिटमेंट है और इस्लामाबाद उन्होंने थोड़ा जल्दी पहुंचना है, तो वो स्टेज पे आएंगे भी और कुछ अवार्ड्स भी देंगे। तो आपकी भरपूर तालियों में आज के मेहमान खुसूसी जनाब शहजादा गुस्ताख खान, चीफ गेस्ट। मुझे तो सब ऑर्गेनाइजर्स के नाम भी नहीं आते, और जो लेजेंड्स यहाँ पे बैठे उनके भी नाम मैं मिस नहीं करना चाहता। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैं आज इस तकरीब में आया हूँ, और आप यकीन माने कि मैं इतना किसी तकरीब में खुश नहीं हुआ जितना इस यहाँ पे आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं और स्पोर्ट्स को फरोग देते हैं, और आपके ये जो अदारे हैं ये सुपर सिक्स और बरका, मुझे बड़ी खुशी है कि ये स्पोर्ट्स को फरोग दे रही है। और जैसे प्रोफेसर ने कहा कि ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में तो बहुत कुछ है, और उन्होंने कुछ पॉइंट आउट किया। मैं स्पोर्ट्स को इस तरह लेता हूँ, मैं तो खुद भी
बॉक्सिंग करती और मैं जब कॉलेज में था तो मेरे बड़े भाई शहजादा आसिफ, हम दोनों भाई लॉर्ड्स कॉलेज में थे और वन आफ्टर द अदर हम दोनों लॉर्ड्स कॉलेज के हेड बॉयज भी करते थे। वहाँ पे हेड बॉय होना, वन हैड टू बी एन ऑलराउंडर, मतलब उसको स्पोर्ट्स, स्टडीज, कैरेक्टर, डिसिप्लिन हर चीज में ठीक होना पड़ता था और बड़ी पोजीशन होती थी। तो मेरे बड़े भाई हनीफ मोहम्मद साहब के साथ भी क्रिकेट खेले लॉर्ड्स कॉलेज की टीम में। इमरान खान के साथ तो हमारे ईयरली फिक्सचर होते थे, एक साल एचएसएन आता था लॉर्ड्स कॉलेज, एक साथ हम जाते थे गाँव के साथ खेलने और उन्हें भी खेलते देखा। मेरे से कुछ ही साल वो सीनियर थे और मेरे बड़े भाई कॉलेज टीम में होते थे। तो मैं स्पोर्ट्स को अलग एक तरीके से भी देखता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, ये इंटरटेनमेंट है, वी एंजॉय। लेकिन इसका एक और डायमेंशन भी है जो प्रोफेसर साहब मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं कि स्पोर्ट्स एक तरबियत है, इट इज नॉट जस्ट अ गेम। ये एक कैरेक्टर बिल्डिंग, डिसिप्लिन, टीम वर्क, इत्तेफाक। आप क्रिकेट खेलते हैं, आपके स्लिप्स में लोग खड़े होते हैं, विकेट कीपर होता है, बॉलर होता है, और पहले तो कहते थे क्रिकेट इज बाय चांस, और क्रिकेट चलती है एज अ गेम, लेकिन इट्स अ टीम वर्क। वो सारों की मिली भगत से, एक दूसरे के साथ ताउन से जिस टीम की स्ट्रेटेजी अच्छी होती है वो दूसरे को डिफीट कर देती है। उसमें बहुत बड़ा हमारे लिए तरबियत है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरबियत है, बर्दाश्त की, उसे कहते हैं पेशेंस। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ पेशेंस। कोई गेम की फ्लो पा रही है तो उसके पीछे कोई उसकी मंतक है, कोई फिलॉसफी है उसके पीछे। इस तरह से नहीं है कि लोगों ने बस ये अम्यूजमेंट के लिए पैदा कर दिए। इट इज एज इम्पॉर्टेंट एज योर क्लासेस, इट इज एज इम्पॉर्टेंट एज योर डिग्री। अगर कोई डिसिप्लिन नहीं है, टीम वर्क में उसको अबूर हासिल नहीं है, टीम वर्क को वो समझता नहीं, वो तो स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता। इसी तरह से आप दूसरी गेम्स को भी देखें, आप हॉकी देख लें, फुटबॉल देख लें, ये सारी गेम्स खेलूंगी। मैं हमेशा लॉर्ड्स कॉलेज में विक्टर लोरम कप एथलेटिक्स में देता था, आई वाज वेरी गुड एट। तो ये सारी चीजें, और वो ये नहीं होता था कि ये अवार्ड मिल जाता था, आपके लॉन्ग जंप्स के पॉइंट्स होते थे, आपके हाई जंप के पॉइंट्स होते थे, 100 मीटर्स के पॉइंट होते थे, 400 मीटर्स के पॉइंट्स होते थे, हर्डल्स के पॉइंट होते थे, जैवलिन थ्रो के होते थे, शॉटपुट के होते थे। वो कंबाइन करके फिर जो जीतता था उसे एक कप मिलता था, नंबर्स होते थे, बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन वो ट्रेनिंग थी। और अगर अच्छा स्पोर्ट्समैन जो तरबियत हासिल करता है, जो टीम वर्क में समझता है, डिसिप्लिन पे समझता है, फेयर प्ले पे समझता है, वो स्पोर्ट्समैन तो स्पोर्ट्समैन हो ही नहीं सकता जो फेयर ना हो। वो फेयर होने की तरबियत हासिल नहीं करता, शिकस्त कबूल करने की तरबियत नहीं हासिल करता, और जीत के अपने आप को नॉर्मल नहीं रख सकता, तो ही डजंट बी अ गुड मैन। स्पोर्ट्समैन जिसने तरबियत हासिल की है, साथ एजुकेशन दी है, वो अगर डीसी के दफ्तर बैठा होगा, डीसी होगा, ही विल बी अ गुड डिप्टी। वो स्पोर्ट्समैन किसी भी फील्ड में
जाएगा, कस्टम्स में जाएगा, एजुकेशन में जाएगा, हेल्थ में जाएगा, किसी शोबे में भी जाएगा, आप यकीन माने वो बड़ा सक्सेसफुल और बड़ा फेयर आदमी होगा और वो अच्छा अफसर होगा। और वो पॉलिटिशियन, उसकी ट्रेनिंग तरबियत अच्छी होगी, वो अगर असेंबली में बोलेगा, वो लोगों के लिए बोलेगा और लोगों को सामने रखेगा और अपनी तरबियत के मुताबिक उससे चलेगा, वो करप्ट नहीं होगा। लेकिन जो ऐसे वैसे होगा, वो रट्टे पे आया होगा, जो फ्रेंची मार के गोल करेगा, वो फिर अपनी अमली जिंदगी में भी लोगों के साथ भी फ्रेंची मारेगा। ये चीजें जिन पर फोकस नहीं करते। स्पोर्ट्स को हम एज अम्यूजमेंट लेते हैं, जी फलानी टीम जितनी तो फलानी आती। स्पोर्ट्समैन का हार जीत से कोई ताल्लुक नहीं होता। He plays a good game। वो अगर हारता है, हार के भी वो जीता होता है, जो फेयर होता है, वो डिसिप्लिन होता है, वो बर्दाश्त का मादा जिसमें होता है। ये इसी की ट्रेनिंग है कि आप हार के भी बर्दाश्त कर लें, आप में कॉन्फिडेंस हो, आप एक अच्छा मुजाहिरा कर सकें और जीत के भी आसमान पे ना उड़े, जमीन पे रहे, आप भी दो सूट तरह इंसान है। ये मल्टी डायमेंशनल जो बातें हैं, जो प्रोफेसर साहब ने पॉइंट की और बड़ी लाइटली पॉइंट की, सिर्फ हमारी जिंदगी उन चीजों के ए टू जी और आपकी फिक्स सुपर फिक्स, ये बड़ी अच्छी तब्दीली है। ये वहां से यहाँ तक पहुंचे और ये हमें हेल्प कर रही है, हमें असिस्ट कर रही है, हमें फ्लोर दे रही है। लेकिन मैं यहाँ एक और गुजारिश करूँ कि हम सारे इस मुल्क की शैली, नोबॉडी इज स्पेशल। जिस तरह एक बूट पॉलिश करता है, वो भी वैसी ही शैली है जिस तरह विश्वास शैली। एक छापी लगाता है, वो भी इसी तरह का शैली है जिस तरह हम सब यहाँ बैठे हैं। वो एक होका चलाता है, वो भी इसी किस्म का शैली है। हमें कोई स्पेशल नहीं है, हमें कोई बड़ा या छोटा नहीं है, हमें इस फलसफे को समझ नहीं सकते। हमारे दीन में भी ये बात है और अमली जिंदगी में भी। अगर आप उन ममालिक को देखें जहाँ पे कि वो हमारे दीन पे नहीं चलते, उनकी भी तरजीहात यही है, वो हमसे सीखे हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक महफिल में मस्जिद में उठ के एक कॉमन आदमी पूछता है कि बताओ ना, ये कपड़ा ज्यादा किस तरह है? तो क्या हम वही मखलूक हैं? क्या हम वही आम मुसलमान हैं कि इस मुल्क का हशर कर लिया गया? मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं हकाइक बता रहा। हमारे मुल्क का हशर कर दिया गया, हमारा कोई अस्पताल ठीक नहीं, हमारा तालीमी निज़ाम ठीक नहीं। और आज से नहीं, सन 1947 से लोगों को तकसीम करने की चालें चली गई, लोगों को डिवाइड किया गया, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ सफारात कर दिया गया, बरादरियों की बातें की गई, मिसालत को आपस में लड़ाया गया, मामलात मुल्क के खिलाफ किए गए, डिसयूनिटी पैदा की गई और हाकमियत की गई। अब आप देखें, हर दफ्तर में मैंने कौमी असम्बली में ये कहा है, सदर के खिताब पे जो मैंने तकरीर की, मैंने कहा हमारे दफातर लोगों को गरीब करने की मशीनें हैं। जिसके पास कुछ नहीं है वो इंसान ही नहीं है, और जिसके पास कुछ है तो वो बड़ा स्पेशल। मैं भाइयों, जब मल्टी डायमेंशनल की बात करेंगे हम सोसाइटी में, तो हम इन बातों को भूल नहीं सकते। रिलेटेड विद एक्चुअल लाइफ ऑफ अ सिटीजन, इनको हम नहीं भूल सकते।
और ये प्रायोरिटी है, हर चीज से ऊपर ये चीज है कि हमारे हकूक है, हम शेरी है, हम बाइज्जत है इतनी कि जितना एक प्राइम मिनिस्टर है, जितना एक डिप्टी कमिश्नर है, जितना एक गवर्नर है, जितना एक एमएलए है, जितना एक एमपी है। ये कब करेंगे, कब करेंगे? हम तो बोलते हैं, हम तो डरते हैं, हम तो उनके, हमारा तो कोई काम नहीं रहा कि दरखास्तें लेके उनके पीछे पीछे फिरते रहे। आप वापटा के कंप्लेंट ऑफिस में टेलीफोन करें, खुदा गवाह है कि अगर कोई नहीं उठाता। मैंने उस दिन वापटा के वजीर को कहा, मैंने कहा यार तुम बड़े बनते हो, तुम फोन करके किसी भी ऑफिस में बताओ कि तुम्हारा फोन भी कोई उठाता है कि नहीं। किसी की कोई सुनवाई किसी जगह नहीं, ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक एक ही बात है। तो जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो हमारी तरबियत तो भी होती है, हमारी तरबियत तो भी होती है, हम डिसिप्लिन होते हैं, हम दलेर होते हैं, हम अटैक करते हैं, हम डिफेंड करते हैं। एक टीम अटैक करती है, दूसरी टीम डिफेंड करती है, वो अटैक और डिफेंस की ट्रेनिंग है। लेकिन जब हम अपनी इज्जत नफ्स कदम कदम पे मजबूर करवाते हो, कदम कदम पे मजबूर करवाते हो, तो फिर मैं समझता हूँ किसी और का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर, क्योंकि हमें अल्लाह ने सलाहियत दी है, ताकत दी है। स्टेट कौन है? स्टेट अवाम है, स्टेट उस मुल्क में बसने वाले लोग हैं, स्टेट हम लोग हैं। स्टेट सिर्फ एक जोग्राफियाई हदूद नहीं है, उन जोग्राफियाई हदूद में बसने वाले लोग जो है वो स्टेट है, उनके राइट्स हैं और उनकी ड्यूटीज भी हैं। ड्यूटीज उनकी सिर्फ ये नहीं है कि एक बेगर, एक आदमी, फकीर मंच आदमी वो कि दूसरे से चार आने मांगता है, उसके दफ्तर जाके, सड़क पे, फुटपाथ पे, वो भी जब कुछ खरीदता है तो वो सुई धागा भी खरीदता है, तो वो इस हुकूमत को टैक्स अदा करता है इसके। वो आदमी जिसके बच्चों की उसके पास फीस नहीं है, वो भी कुछ खरीद के लाता है, किताबें खरीदता है, तो वो अपने बच्चों की किताबों पर भी टैक्स देता है। किसी बात की मलकियत है? ये तो लोगों का मुल्क है। हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क को आजाद किया, हमारे आबाओ अजदाद ने मिस मानसराई से रिफरेंडम के इंचार्ज होके पाकिस्तान को इलेक्शन जितवाया। हमारी आबाओ अजदाद मजहबी तहरीकों में भी और पाकिस्तान की तारीख में भी सफे अव्वल के कैदी है, वो करप्शन के कैदी नहीं है, वो करप्शन के कैदी नहीं है। हम भी इधर ही बसते हैं। मानसरे में आपको पता है हमारे खानदान की वो जायदाद या जो खुदावन करीम ने हमें अता की हुई है, आज नहीं है, इसलिए नहीं हमने कारोबार भी किया, हम इलेक्शन लड़ते रहे, हम खिदमत करते रहे। और जब आपके पास इखराजात नहीं होंगे तो आपकी जायदाद पे आपको बोल जाएगा, तो हमारा बोझ अपनी जायदाद पे है। तो ये जो रातों रात जिनके पास पैसे होते हैं, मैं दूर की बात नहीं करता, कुछ भी नहीं होता, ना कारोबार, ना जायदाद, ना कोई चीज। हाँ, एक दफा मेंबर बन जाए तो अरबोपति कैसे बन जाए? मेरे भाई, मैं अपनी मिसाल इसमें नहीं दे रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हर स्केल पे है। मैं जो जिनके साथ मेरे मुकाबले हुए, मैं भी 85 में आया, वो भी 85 में आया, उनसे मैं कोई लियाकत में कम नहीं था, कोई किरदार में मेरी कमी नहीं थी, कोई शक्ल सूरत में भी मैं उनसे कम नहीं था। उनका भी आम मेरी तरह ही गुजारा था। वो अरबपति कैसे बन गए और मैं वहां का वहां गया। और आज जब कहते हैं
जब कहते हैं उनके जुबान से गलती बातें ये नहीं कहते कि हम इन लोगों को समझाएं कि आपकी क्या राइट्स हैं और आपकी क्या ड्यूटीज हैं। ड्यूटी सिटीजन की यह है कि वो लॉयल है, वो पाकिस्तान के खिलाफ बात ना करे, वो पाकिस्तान की वफादारी करे। लेकिन स्टेट का जो ड्यूटी है वो ये उसे रोजगार दे, उसे सेहत की सहूलत दे, उसे तालीम की सहूलत दे। हम ही कोई अनोखा मुल्क यहाँ पे नहीं है, मैं तो सारे अफ्रीका में फिरा हूँ, सारा यूरोप मैंने देखा है, सारा अमेरिका मैंने देखा है, सेंट्रल एशिया देखा है, साउथ ईस्ट एशिया देखा है। हम उनसे बहुत आगे थे, हम बहुत आगे थे, लेकिन हम कैसे पीछे चलेंगे? इसलिए पीछे चलेंगे कि यहाँ पे पैसे की दौड़ है। आपका हर अदारा इस तरफ नजर नहीं करता, क्योंकि अगर नजर करता है तो वो खुद अपने आप, उनको अपना आप नजर आता है, वो अपने आप अपने खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तो मैं ये गुजारिश इसलिए की है कि आप अपने मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में अवेयरनेस का भी प्रोग्राम होती है। एक जमाने में भुट्टो साहब के दौर पर हम छोटे छोटे होते थे, तो पाकिस्तान नेशनल सेंटर्स की एक स्कीम थी, जहाँ पे शहरी बैठते थे, डिस्कस करते थे, अपने मसले डिस्कस करते थे, और अक्सर उनसे डरते थे, इसलिए डरते थे कि वो डिस्कस करते थे। अब तो कोई बात ही करने की जगह नहीं है। तो मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि आप अपने प्रोग्राम में इस किस्म के अदारे कायम करने की कोशिश करें, जहाँ पे शहरी इकट्ठे हों, गुफ्त शरीफ करें, एक दूसरे से बातचीत करें, अपने मसाइल डिस्कस करें, और अगर उन्हें जरूरत पड़े तो उधर वो मुतलका महकमों के अफसरान को बनाए। अब तो महकमों की यह हालत है, जो डीईओ है एजुकेशन का, वो अपने महकमे का करता और जागीरदार है। जो सेहत का महकमा है, जिसके पास जो अस्पताल में जो बैठे हैं, उन्होंने क्या शुरू कर रखा। मैं तो कॉम्प्लेक्स एक 2 दफा गया, मैं खुद वजीर सेहत रहा हूँ, मैं गया, मैंने जो हालात देखे कि मरीजों से ज्यादा ओहदेदार है अस्पताल, मरीज फोकल पॉइंट होता है। ये अस्पताल, ये सहूलतें जो है, ये उन मरीजों के सदके हैं, और मरीज जो होते हैं, और इनकी आप पाकिस्तानियाँ देखें, इनकी आप फरोगियत देखें, इनका आप वो रवैया देखें, वो किसी से सीधी वो बात नहीं करते। तो मैंने उस दिन भी एक हायर लेवल मीटिंग में ये बात पॉइंट आउट की है कि मैं वकील साहब था, मैंने पेशेंट को देखा है डिस्ट्रेस में, तो वो एमएस हो गया, वो डिविजनल डायरेक्टर चला गया। और मैं फौरी तौर पर कुछ नहीं करता था, एक अच्छा आदमी मुझे देता जो खिदमत करता था। तो मेरी ये गुजारिशात थी, ये कोई सियासी नहीं, रोजमर्रा की हमारी जिंदगी से ताल्लुक रखती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उसका, कुछ मेहरबानी की थी, और ये जो ऑडियंस हाजिर है, तो जने का दिल ही बस नहीं कर रहा है, बड़ी मेहरबानी।